स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। तो जैसे मैं बात कर रहा था, भारत पाकिस्तान का कल मुकाबला हुआ। भारत उस मैच को हारा। वर्ल्ड कप में पहली बार इंडिया पाकिस्तान से हारा, और ऐसा हारा मदन जी की 10 विकेट से 13 गेंद रहते हाहाकार बहुत हुआ है। एक हाहाकार होता है मैदान में खेल के कारण, एक हाहाकार जो मैदान के बाहर। और आपने देखा सोशल मीडिया में खिलाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, खिलाड़ियों को ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल जो क्रिकेट के हैं वो मैं इस शो में उठाऊंगा। मेरे साथ मदन जी भी रहेंगे, मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं। मेरे साथ हरभजन सिंह है जो भारत के खेमे से कई सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे साथ वसीम अकरम भी हैं जो न्यूट्रल होंगे आज। उनके लिए बड़ी अच्छी खबर थी, कल पाकिस्तान जीता, लेकिन वसीम अकरम की नसीहत क्या है भारत के लिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है जो आपकी स्क्रीन पर, मदन जी एक एक कर 5 बड़े सवाल हैं। क्या टॉस के वक्त ही भारत ने हार मान ली थी? ये तो हम जानते हैं कि टॉस का मतलब है कि आपको दूसरी गेंदबाजी करनी थी, ओस में करनी थी। क्या भारत ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया, कम तो नहीं आंका? हालांकि विराट ने वैसे मैच से पहले यह कहा जरूर था कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। प्लान बी क्या था भारत के पास? और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपकी 2 विकेटें ऊपर गिर जाएं, भारत के पास प्लान बी नहीं होता? और अब हार्दिक पांड्या, और मैं अरसे से इस सवाल को उठा रहा हूं आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर, लेकिन आज आप भी उठाइए। हार्दिक पांड्या की क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या रोल है? वो अभी भी अनफिट हैं, अब वो कंधा उनका खराब हो गया है, लेकिन क्या भारत प्रिपेयर्ड था? क्या भारत को हार्दिक पांड्या के परे सोचना चाहिए था? हालांकि 151 रन ज्यादा नहीं थे, ये भी सच है कि ओस गिर चुकी थी, लेकिन भाई साहब क्या गेंदबाजी में वो पैनापन दिखा? क्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए जिस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए थी वो भारत की गेंदबाजी थी कल? अब न्यूजीलैंड से खेलना है, अगले संडे ही खेलना है, और आप जानते हैं कि अगर सेमीफाइनल में जाना है तो भारत को इस मैच को जीतना ही होगा, न्यूजीलैंड से जीतना ही होगा। क्या आप बदलाव कर सकते हैं अपनी टीम में? उस पर चर्चा होगी। हार्दिक पांड्या, हर सवाल में अब हार्दिक पांड्या से सवाल पूछा जाएगा, क्या उनका टीम में कोई रोल है? क्या वो अनफिट है? क्या वो बाहर हो जाएंगे? अगर वो बाहर होते हैं तो फिर कौन खेलेगा? और नंबर 6 पर क्या होगा? ये आगे के सवाल, पीछे के सवाल, हर सवाल का जवाब मेरे साथ 3 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, मदन जी हैं, हरभजन हैं और वसीम अकरम भी हैं। लेकिन पहले तो पूरी कहानी देखिए कि कैसे करोड़ों लोगों का दिल कल खेल के मैदान में ऐसा टूटा कि अब तो हर कोई कह रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि भारत वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। मैच पे आएंगे, लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी खबर, 2 टीमों का ऐलान हो गया जी। जो 2 नई टीमें अगले साल से आईपीएल खेलेंगी, एक होगी अहमदाबाद, एक होगी लखनऊ। उम्मीद के मुताबिक शहर ये दोनों हैं, लेकिन आप चौंक जाएंगे कितने में ये टीमें बिकी हैं। मदन जी आप भी चौंक जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या तकरीबन $1 बिलियन, तकरीबन $1 बिलियन के करीब करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा, 7,000 करोड़ से ज्यादा में लखनऊ खरीद लिया है संजीव गोयनका ग्रुप ने। 7,000 करोड़ से ज्यादा में लखनऊ जीत लिया है संजीव गोयनका ग्रुप ने। और अहमदाबाद जो है वो गया है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स को। उनकी जो बिड अमाउंट है वो तकरीबन बता रहे हैं कि 5.5 से 6,000 करोड़ के बीच है। आपको याद होगा 3,000 करोड़ की बात होती थी कि 3,000 करोड़ रुपए में शायद बिड जाएगी, लेकिन 7,000 करोड़ से ज्यादा लखनऊ और 55 से 6,000 करोड़ तक अहमदाबाद। लखनऊ गया है संजीव गोयनका ग्रुप के पास और अहमदाबाद गया है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के बाद। ये जो अदानी ग्रुप की बात हो रही थी उनको बिड नहीं मिली है। अगले साल से 10 टीमें होंगी। क्या नंबर्स थे ये, नंबर्स तो बहुत ज्यादा थे। तो 2 नई टीमों का ऐलान हो गया। लेकिन भज्जू मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम अपडेट अभी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ना मैच में कल हार्दिक ने अपना कंधा पकड़ लिया, वो फील्डिंग भी नहीं करने आए, उनके स्कैन्स हो रहे थे। क्या हार्दिक पांड्या की इस टीम में जगह बनती है आपके लिहाज से?
देखिए बैलेंस मुझे लगता था कि टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। ऐसा मुझे लगा नहीं कि किसी तरीके से बैलेंस में कोई कमी थी। हमारे बैटर्स जो थे वो प्रॉपर थे, बॉलर्स जो थे वो प्रॉपर थे और काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इससे ज़्यादा आपके पास एक ही ऑप्शन हो सकती है कि विवेश की हार्दिक पांड्या अवेलेबल होते कि वो 2-4 आपको ओवर भी करके दे सकते। पर अगर वो नहीं है, बट स्टिल नंबर 6 पे उनकी बल्लेबाजी जो है वो किसी भी बल्लेबाज से बेटर है, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है कि वो नीचे जाके 5-6 बॉल में आपको 3-4 लंबी हिट्टें मार के रन बना के दे सकते हैं, बड़े स्कोर बना के दे सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही था। और अगर हार्दिक पांड्या सही हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका शोल्डर ठीक है, तो उनको नंबर 6 पे अभी भी खेलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े मैच विनर हैं। बच्चों, ये जो बात है ना कि बहुत बड़े मैच विनर हैं, वो बहुत बड़े मैच विनर हैं लेकिन वो मैच विन नहीं हो रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या आप पूरी तरह फिट नहीं है तो आप उनको मतलब ही नहीं कि टीम में 11 में जगह दें। और अगर वो फिट कहते हैं मैं हूं पर गेंद नहीं करूंगा, तो भी आई थिंक उनकी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। क्या ईशान किशन को आप अगले मैच की 11 में देखते हैं? और मुझे लगता है ईशान किशन को भी खेलना चाहिए बतौर ओपनर। जो अगर वो ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, नंबर 3 पे विराट खेलेंगे, नंबर 4 पे केएल खेलेंगे, तो अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल हैं तो नंबर 6 मेरे वही रहेंगे, नंबर 5 पे फिर ऑब्वियसली ऋषभ पंत। तो अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है तो सूर्य कुमार यादव कैन प्ले एट 5, ऋषभ 6 पे और 7 पे रविंद्र जडेजा और 8 पे शार्दुल ठाकुर। अगर वो भी एक चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनका हाई है। अभी अभी चेन्नई सुपर किंग के लिए उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। ईशान किशन का पता नहीं मदन जी, राहुल और रोहित की जोड़ी को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन आप एक चीज इसीलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई भारत की टीम को। शाहिन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनका बॉल अंदर आता है। रोहित को भी दिक्कत होती है, राहुल को भी दिक्कत होती है। यही ट्रेंट बोल्ट ने भी करना है, वो भी आएंगे आपको अंदर ही लेकर आएंगे। तो आप 2 राइट हैंडर्स को क्यों डालते हैं? राहुल अगर 4 खेले, ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडर, कम से कम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को अपनी लाइन तो बदलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए ईशान किशन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप सिर्फ उसको यूटिलाइज ओपनर पे ही कर सकते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर आप नीचे नीचे कर सकते हैं। केएल राहुल जैसे अभी भज्जी कह रहा था कि नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं। पर ये है कि वो इफेक्टिव जो है ना ईशान कृष्णा, वो ऊपर के इस वाले स्लॉट में है। और एक जो बात आपने की है कि अगर हार्दिक पांडे फिट नहीं है तो उसको नहीं मैच खिलाना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए एक मैच से कोई प्लेयर इतना कमज़ोर नहीं हो जाता, पर उसकी फॉर्म भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर यह है कि अगर वो फिट हैं, अगर वो पूरे 20 ओवर लास्ट कर सकते हैं, तब उनको खिलाना चाहिए, ताकि वो उस स्लॉट के ऊपर नंबर 6 के ऊपर वही एक आपके पास एक्सक्लूसिव बैट्समैन है जो गेम थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कब चेंज करेगा ये किसी को मालूम नहीं, काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई गेम चेंज नहीं किया। अच्छा वसीम भाई, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा सवाल आपसे। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान हुआ करता जहां इंडिया है आज, भाई अगला मैच जीतना, अगर वर्ल्ड कप में रहना है, बड़ी हार के बाद भारत के खेमे में आप कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं? इस खेमे को कप्तान और मैनेजमेंट कैसे चलाए आगे? अब देखो, पैनिक बटन अभी नहीं दबना चाहिए। जो प्लेइंग 11 इनके ज़हन में है, जो प्लान है, स्टिक विद इट। अगर लोग कह रहे हैं पांड्या को खिलाया तो पांड्या है तो मैच विनर ना बैटिंग में। कल नहीं लगी, कल स्लो बॉलिंग अच्छी थी, बॉल फंस रहा था पहली बॉलिंग में, तो मुश्किल था हिट मारना और बाउंस भी हो रहा था स्लो बॉल। तो अगर ये कॉम्बिनेशन तो ठीक लग रहा है, पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा, तो फिर भी नंबर 6 पे अगर आपके मेरी थ्योरी है, अगर आपके 5 बैट्समैन ने कुछ नहीं किया तो 7वें ने भी कुछ नहीं करना। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ठीक है। 7 पे जडेजा आता है, बट उसके बाद आपकी टेल थोड़ी लंबी हो जाती है इस बॉलिंग के साथ। 8 पे भुवनेश्वर आता है एंड वरुण चक्रवर्ती 9 पे या 10 पे, या जो भी आपके 2 फिर फास्ट बॉलर आते हैं, इससे थोड़ी टेल लंबी हो गई है। बट आपका तीसरा फास्ट बॉलर अगर वो ठाकुर खेलता है, उसने इंग्लैंड में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मगर ये देखना है कि आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए कि प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, कि आपको बिट्स एंड बॉब मींस के 2 फास्ट बॉलर और तीसरा मीडियम पेसर चाहिए। सो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन ठीक है, और बस एक क्लिक होने की गेम है इंडिया की टीम की, ये सारे वापस आ जाएंगे यार, क्वालिटी प्लेयर हैं। चीज और देखिए, आपकी बॉलिंग भी ठीक है, मैं मानता हूं 151 ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नहीं थे, ओस भी था। वहां शाहिन शाह अफरीदी ने पहली बॉल दबा के डाली है। आपके पास मेन बॉलर है बुमराह, बुमराह से आपने तीसरा ओवर डलवाया, 11वें ओवर में आपने दूसरा ओवर डलवाया। आपकी वो अग्रेसिव गेंदबाजी भी नहीं दिखी, आपकी गेंदबाजी थोड़ी कल कमजोर दिखी है। और आपकी मुझे लगता है कि गेंदबाजी के वक्त सोच भी
बड़ी डिफेंसिव सी दिखी मुझे। नहीं देखिए, गेंदबाजी हमने अच्छी नहीं की है, क्योंकि ये नहीं है कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, पर हमने गेंद थोड़ा काफ़ी शॉर्ट किया है। देखिए शहनशाह अफरीदी ने और जो पाकिस्तान ने अपना होमवर्क किया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने गेंद आगे किया है। जितने भी खिलाड़ी आउट किया उन्होंने आगे कॉर्ड बैंड किए हैं या आगे बोल्ड किए हैं, क्योंकि शुरू में उन्होंने जो विकेट्स निकाले हैं। पर हमारे बॉलर्स ने, ये बात आपने बिल्कुल सही की, कल भी हम जब बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं पहला ओवर कराया गया, क्योंकि देखिए भुवनेश्वर का, वसीम भाई कह रहे हैं भी भुवनेश्वर का भी लेके, हाँ भुवनेश्वर का भाई होना चाहिए, पर मेरे विचार में मेरे को लगता है कि शार्दुल ठाकुर को होना चाहिए। एक तो वो अच्छा बॉलर है, उसका एक्शन, हाई आर्म एक्शन है, गेंद काफ़ी अच्छा तेज भी करता है, पर उसके साथ साथ बैटिंग भी वो कर लेता है। पर ये एक बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे टीम का कॉम्बिनेशन भी अपसेट होता है। बट आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपकी वीकनेस रही है वो आपको जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। वसीम भाई, आपने कहा पैनिक नहीं होना चाहिए, वो मैं आपकी बात मानता हूं कि पैनिक का मतलब होता है कि आपको बहुत ज्यादा होलसेल चेंजेस नहीं करने होते, लेकिन जो खिलाड़ी खेले थे, जो खिलाड़ी खेलेंगे, अगर आप उन्हीं खिलाड़ियों से भी आगे जाते हैं तो आपका कम से कम बॉडी लैंग्वेज हो या आपकी सोच हो या आपका खेल हो, वो थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश है। मैं सीधा आपसे गेंदबाजी की बात करता हूं, क्योंकि आप जिस जमाने में खेला करते थे पाकिस्तान अग्रेसिव था। कल हमने उसी पाकिस्तान को देखा गेंद करते हुए, बैटिंग करते हुए भी। मैं भारत की गेंदबाजी की बात करता हूं, क्योंकि ना दुबई में आपने कहा था ना कि इंडिया के पास शायद बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। क्या वो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप कल आपको दिखा था? नहीं, कल तो नजर नहीं आया। कल स्पिनर का मैं बताया, जब वो वरुण और अजय जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, आप देखिए एक बॉल नहीं फंसा, एक बॉल टर्न नहीं हुआ, उनसे शॉट भी गिरा बिकॉज बॉल गीला हो रहा था। देखो, जब बॉल गीले में आप बॉलिंग को असेस नहीं कर सकते। सो क्वालिटी बॉलिंग है, वही बुमराह है, वही शामी है, वही भुवनेश्वर है जो नई गेंद से तंग करता है, एंड पे यॉर्कर भी मारता है। सो एक बुरा गेम हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपकी टीम वापस आएगी। मैं एज ए क्रिकेट सेंस में बात कर रहा हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। अब घबराने की बात है तो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। देखिए जज्बात भी बदल गए हैं, वो कहते हैं ना, वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लेकिन अचानक से आप वहां पर पहुंच गए जहां पर वर्ल्ड कप जीत रहे थे। और अब बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड को हराते हैं तो ही सेमीफाइनल में भारत जाएगा। इतना आसान नहीं होने वाला न्यूजीलैंड का मैच। नहीं देखिए, न्यूजीलैंड एक अच्छी साइड है, उनके पास ऑलराउंड साइड है, ज़्यादा वो शोर नहीं मचाती इतना ज़्यादा, पर उनके पास यूटिलिटी प्लेयर जो कहते हैं ना, जिसको सारे ही हैं, और वो अफेक्टिव भी हैं। और एक तो उनकी जो फील्डिंग है वो भी 20-25 रन रोकने वाली है। बॉलर उनके पास है, ट्रेंट बोल्ट है, और उसके साथ उनके बैट्समैन है विलियमसन, वो शोर नहीं मचाता पर रन बड़ा अफेक्टिव है, रन हमेशा रन बनाता है। तो ये ऐसी टीम नहीं है कि कमजोर, हमारी टीम भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हमने वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो गया, हम वापसी करेंगे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।